हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट 3 बाय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार दास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी। एवरी साइंस हैज़ सम लिमिटेशंस, होम्योपैथी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। हर एक साइंस में लिमिटेशंस होते हैं, तो होम्योपैथी कोई एक्सेप्शन नहीं है। Many a homeopath, in order to show his non-dogmatic, rational and scientific attitude, claims too much about the limitations of homeopathy. कुछ ऐसे होम्योपैथ हैं जो अपना नॉन डॉगमेटिक, रेशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड क्लेम करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी के बारे में। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो मैनी होम्योपैथ हु सीम टू इग्नोर एनी लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। और ऐसे भी होम्योपैथ हैं जो कि इग्नोर ही कर देते हैं लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी को, एंड इवन रिफ्यूज रिकॉग्निशन ऑफ एनी नेसेसिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट एंड एनी केस। और ये भी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ एनी नेसेसिटी, मतलब कोई भी आवश्यकता ही नहीं है फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट की किसी भी केस में। बट द रियल वैल्यू ऑफ एनी साइंस ऑफ हाई ऑर्डर, होम्योपैथी बीइंग वन ऑफ दैम, कैन नॉट बी जज्ड विद सच प्रेजुडाइज आइडिया। लेकिन साइंस, कोई भी साइंस है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो द रियल वैल्यू ऑफ एनी साइंस ऑफ हाई ऑर्डर होम्योपैथी, वो हाई ऑर्डर ऑफ होम्योपैथी बीइंग वन ऑफ दैम, उनमें से एक है, कांट बी जज विद, और जिसे ऐसे प्रेजुडाइज्ड आइडिया से जज नहीं किया जा सकता। द मोर वी कैन फ्री आवर माइंड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रेजुडाइज, द मोर इट विल ईजी फॉर अस टू अप्रिशिएट एंड एसिमुलेट एंड पुट इन टू प्रैक्टिस द हाईली रेशनल आर्ट एंड साइंस ऑफ होम्योपैथी। अगर हम खुद के जो माइंड है हमारा, वो उसको अगर हम फ्री रखते हैं इन सब इन्फ्लुएंसेस से, प्रेजुडिस से, तो क्या होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हम अप्रिशिएट कर पाएँ, एसिमुलेट कर पाएँ, और जो होम्योपैथी जो आर्ट है और साइंस है, हाईली रेशनल आर्ट और साइंस है जो होम्योपैथी की, उसे प्रैक्टिस में ला पाएँ। The true understanding of scope and limitation of homeopathy help the homeopathic physician to be more confident of the efficacy of homeopathic treatment. जो ट्रू लिमिटेशंस हैं और जो स्कोप है होम्योपैथी के, वो हेल्प करते हैं होम्योपैथिक फिजिशियन को, मतलब उसका जो एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट है उसके लिए उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करते हैं। अब देखेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी, तो स्टार्ट करते हैं। Limitations of homeopathy in emergency cases. Only in the most urgent cases where danger to life and imminent death allow no time for the action of homeopathic remedy. केवल जो मोस्ट अर्जेंट केसेस हैं जहाँ पर लाइफ का डेंजर है और इमिनेंट डेथ है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी देख सकें, अलाउ कर सकें, नॉट आवर्स, घंटे भी नहीं है हमारे पास, समटाइम्स नॉट इवन क्वार्टर आवर्स, और कभी कभार हमारे पास पौन घंटा भी नहीं है, मतलब 45 मिनट भी नहीं है, एंड स्कार्सली मिनट्स, और कुछ 15 मिनट भी नहीं है, और या फिर कुछ मिनट्स भी नहीं है, होम्योपैथी इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो होम्योपैथी को हम अप्लाई नहीं करते। इन सडन एक्सीडेंटल केसेस, अब कुछ ऐसे केसेस हैं जो एक्सीडेंट के केसेस हैं, जैसे होम्योपैथी इज़ मेनली अ मोड ऑफ थेरेपी ऑफ फॉर नेचुरल डिसीज़ ड्यूरिंग डायनेमिक हीलिंग। होम्योपैथी क्या है, जनरली क्या है, मेनली हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मोड ऑफ थेरेपी फॉर नेचुरल डिसीजेज़, और जो कि डायनेमिकली प्रोड्यूस्ड हुई हैं। इन सडन एक्सीडेंट अकरिंग टू प्रीवियस हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब पहले इंडिविजुअल हेल्दी था, अब उसमें एक्सीडेंट हो गया कोई, फॉर एग्जांपल इन एक्सफीजिया, या फिर सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, फ्रॉम सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग, पॉइजनिंग। होम्योपैथी हैज़ नो रोल टू प्ले एज अ प्रीलिमिनरी मीज़र, और होम्योपैथी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है प्रीलिमिनरी मीज़र के तरह से। ट्रू स्पीकिंग, हियर इज़ नो डिसीज़ इज़ टू बी रिमूव्ड बट नियरली एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ हेल्दी वाइटल फोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई डिसीज़ ही नहीं है जिसे रिमूव किया जाए, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन और सप्रेशन हुआ है हेल्दी वाइटल फोर्स में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, होम्योपैथी वहाँ पर एक्सीडेंटल केसेस में और इमरजेंसी केसेस में काम नहीं करती, ये इसकी लिमिटेशन है। केसेस विद इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेस, होम्योपैथी है लिमिटेड स्कोप in cases with irreversible organic changes or advanced structural damages. The homeopathic drug proving is discontinued before the drug produces any organic change in the body. So our materia medica contains only the symptoms of the beginning of disease, not the puncture of the disease of pathology or practice of medicine, which only deals with the ultimates of the disease process. तो इसमें बताया कि जो होम्योपैथी है उसका लिमिटेड स्कोप है, मतलब एक लिमिट तक ही वो काम करती है जहाँ पर इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए हों या फिर एडवांस में स्ट्रक्चरल डैमेजेस देखने को मिले। होम्योपैथी जो होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग है वो उससे पहले ही डिसकंटिन्यू कर गई,
कर दी गई कि जिससे पहले वो ऑर्गेनिक चेंजेस लाइट बॉडी में, मतलब हमने ड्रग प्रूविंग की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्रूड फॉर्म में ड्रग सब्सटेंस दिया और फिर हमने देखा कि उसमें ये आ रहे हैं, पर हमने इंतज़ार नहीं किया कि उसके अंदर किडनी श्रिंक हो जाए, लिवर एनलार्ज हो जाए या फिर डैमेज हो जाए कोई पार्ट, वहाँ तक हम नहीं गए, तो हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है। तो हमारी जो मटीरिया मेडिका है वो बिगनिंग ऑफ डिसीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वही कंटेन करती है, नॉट द पिक्चर ऑफ डिसीज़। पूरी पैथोलॉजी के हिसाब से, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जो डिसीज़ प्रोसेस हो रही है उसकी पूरी पिक्चर नहीं कर रही है। हम कहाँ तक देखते हैं ड्रग प्रूविंग में, जब तक सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस का इंतजार नहीं करते। मोर ओवर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर वेरी, और होता क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो वेरी होते हैं, मच लेकिंग और एब्सेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ, और जब ऑर्गेनिक डिसीज़ आ गई, मतलब डीरेंजमेंट हो गया, कहीं भी डिसफंक्शन हो गया, वहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर एब्सेंट हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते। हैंस ट्रू होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में हमें जब सिम्टम्स ही नहीं पता चल रहे तो हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? इट इज़ बेटर टू ट्राई पैलिएशन इन सच इनक्योरेबल केसेस, और ऐसे इनक्योरेबल केसेस में हम क्या कर सकते हैं? पैलिएशन कर सकते हैं, बीइंग बेस्ड ऑन लोकल ऑर्गेनिक सिम्टम्स बाय मेडिसिन इन क्रूड फॉर्म और इन लो पोटेंसी। तो हम क्रूड फॉर्म में या फिर लो पोटेंसी में हम क्या करें, उन मेडिसिन को दे सकते हैं जिससे जो इनक्योरेबल केसेस हैं वहाँ पर लोकल पैलिएशन हो जाए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ग्रॉसली डैमेज वेल्वुलर डिसीज़ ऑफ हार्ट में वेल्वुलर डिसीजेस आई हैं, वहाँ पर डैमेज हो गया तो हम देंगे। टू एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर, कंप्लीट एट्रोपिक ऑप्टिक एट्रोपी, एडवांस मेलिग्नेंट कंडीशन, एडवांस पल्मोनरी टीबी विद मल्टीपल कैविटीज़ इन द लंग्स में कैविटीज़ बन गए, वहाँ पर मेलिग्नेंसी आ गई कहीं तो वहाँ पर। इन केसेस वेयर एक्साइटमेंट एंड मेंटेनिंग कॉज स्टिल परसिस्टिंग। अब ऐसे केसेस में होम्योपैथी लिमिट कर जाती है अपना स्कोप, जहाँ पर मेंटेनिंग कॉज या फिर एक्साइटिंग कॉज प्रेजेंट है, तो पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होगा क्योंकि एक्साइटिंग कॉज ही ये बना हुआ है। होम्योपैथी हैज़ अ लिमिटेड स्कोप इन केसेस वेयर द एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज आर स्टिल परसिस्टिंग। स्टार्ट क्लोज ने क्या कहा कि होम्योपैथी रिलेट्स प्राइमरीली टू नो अफेक्शन ऑफ हेल्थ वेयर द एक्साइटिंग कॉज ऑफ डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एंड ऑपरेटिव, कि जहाँ पर एक्साइटिंग कॉज डिसीज़ का कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है या फिर ऑपरेटिव है, मतलब काम कर रहा है, तो होम्योपैथी प्राइमरी कोई अफेक्शन नहीं दिखाएगी हेल्थ में। मतलब अगर एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज अभी तक परसिस्ट है तो होम्योपैथी वहाँ पर अपना लिमिट कर जाएगी, अपना स्कोप। इट हैज़ नथिंग टू डू डायरेक्टली विद एनी डिरेंजमेंट डिपेंडिंग अपॉन or maintained by physical, physiological or mechanical causes like deprivation from the physiological hygienic environment, gross depletion of body elements, overexertion or exhaustion of body elements or tissue, injury of any form, physical and mental and so on। मतलब अब कोई भी ऐसा डिरेंजमेंट हो गया जो कि मेंटेन्ड है या फिर एक्साइट हो रहा है बार बार, तो वहाँ पर होम्योपैथी काम नहीं करेगी। दीज डीरेंजमेंट मस्ट बी डील्ड विद बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट मीन्स। तो हमें इन डीरेंजमेंट्स को कैसे डील करेंगे? सोशली, इकोनॉमिकली, हाइजीनिकली, फिजिकली और सर्जिकली। अब जैसे किसी की बैड हाइजीन, पुअर हाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है तो बार बार अफेक्ट होगा, तो डिसीज़ ठीक नहीं होगी, तो हम उसकी हाइजीन उसको बताएंगे कि हाइजीन के बारे में एजुकेट करेंगे, उसको काउंसलिंग देंगे कि क्या करना है। डाइट अगर किसी की ऐसी है कि किसी एक डाइटरी फैक्टर की वजह से है तो हम उसको हटवाएंगे डाइट से। ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। इन आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेज, अब कौन सी डिसीजेज जो आर्टिफिशियल हैं और क्रोनिक हैं, मतलब मेडिसिन के बाद आई हैं। होम्योपैथी हैज़ अ लिमिटेड स्कोप इन आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेज विच रिजल्ट फ्रॉम अ लॉन्ग कंटिन्यूड यूज ऑफ वायलेंट हीरोइक डिसिमिलर मेडिसिन इन लार्ज डोजेज और इवन indiscriminate use of homeopathic medicines of high potency in repeated doses. The case spoiled by the homeopathic medicines are much more difficult to cure as experienced by stalwarts in the homeopathic vanguard. अब इसमें बताया कि जो होम्योपैथी है उसका लिमिटेड स्कोप होता है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेस में, जो किससे हो रही हैं? जो बहुत ज़्यादा हमने डिसिमिलर मेडिसिन लार्ज डोजेस में यूज़ कर ली या फिर सिमिलर, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी हाई पोटेंसी में यूज़ की, इनडिस्क्रिमिनेट की और रिपीटेड डोज में, मतलब हमें पता ही नहीं था कि वो सिमिलम है या नहीं और हम उन्हें यूज़ करते रहे, तो उससे क्या होगा? केस स्पॉइल्ड हो गया और डिफ़िकल्ट हो गया क्योर करना। तो हम ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केसेस में होम्योपैथी लिमिट कर जाती है, ठीक है। इन केसेस विद वेरी लो वाइटिलिटी, अब ऐसे केसेस जहाँ पर वाइटिलिटी बहुत कम है, इट्स नॉट द होम्योपैथिक रेमेडी दैट विल क्योर द केसेस बट द वाइटिलिटी ऑफ द पेशेंट दैट विल डू द जॉब।
होम्योपैथी रेमेडी नहीं है जो केस को क्योर करती हैं। वो क्या करती हैं, वो वाइटल फोर्स को हिम्मत देती हैं कि वो क्योर करे। तो वाइटलिटी पेशेंट की होती है जो अपना काम करती है। द होम्योपैथिक रेमेडी ओनली राउजेस अप द वाइटलिटी टू क्योर इटसेल्फ। होम्योपैथिक रेमेडी सिर्फ वाइटलिटी को बढ़ाती हैं जिससे वो अपना काम खुद कर सकें। बट इफ द वाइटलिटी रिफ्यूज टू बी राउज्ड अप एंड हैज़ गॉन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ बीइंग एक्टिवेटेड बाय अ डायनेमिक स्टिमुलस, दिस इज हार्डली एनी स्कोप ऑफ क्योर बाय होम्योपैथिक रेमेडी अलोन। लेकिन वाइटलिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया, वाइटलिटी मना कर रही है, वही राउज अप नहीं हो रही, वही नहीं बढ़ रही, तो क्या होगा, और वो इस स्टेज तक चली गई कि अब वो डायनेमिक स्टिमुलस से एक्टिवेट नहीं हो रही, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडी से क्योर हो जाए। मतलब वही है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। तो गॉड यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गई मेडिसिन, जो कि उसको होम्योपैथिक रेमेडी यहाँ गॉड है और वो वाइटलिटी की हेल्प कर रही है क्योर करने में। लेकिन अगर हु हैव देम सेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं, उनकी मदद भगवान करता है, तो वाइटलिटी की मदद तो रेमेडी तभी कर सकती है जब वो खुद की मदद करे। अब वो खुद ही इतनी कमज़ोर हो गई है तो वो कैसे काम करेगी, तो ये है। फिर इसके बाद है, इन सच केसेस वेरियस अदर मेथड्स फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एटसेट्रा आर नॉट ओनली क्वाइट जस्टिफाइड बट ऑल्सो हाईली डिस्पेंसिबल विद अ व्यू टू ब्रिंग द वाइटलिटी टू द स्टेज ऑफ डायनेमिक इरिटेशन एंड एक्टिविटी। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो कि जस्टिफाइड तो नहीं है लेकिन हाईली इंडिस्पेंसिबल हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डायनेमिक इरिटेशन करते हैं और वाइटलिटी को वापस लाते हैं। फिर उसके बाद है, इन सम मेडिको सर्जिकल, ऑब्स्टेक्टो सर्जिकल और गाइनो सर्जिकल केसेस, मतलब जो सर्जिकल केसेस हैं वहाँ पर होम्योपैथी का बहुत कम स्कोप होता है। होम्योपैथी हैज़ लिटिल और नो स्कोप इन मैनी मेडिको सर्जिकल, ऑब्स्टेक्टो सर्जिकल, गाइनो सर्जिकल कंडीशन स्पेशली इन देयर एडवांस स्टेजेस। मतलब एडवांस स्टेज में जब डिसीज़ पहुंच गई, जब सर्जरी का टाइम आ गया, तो होम्योपैथी का वहाँ पर कम स्कोप होता है। अपेंडिसाइटिस, क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इन सब में प्राइमरी they are medicinal cases and are quite amenable to the homeopathic medical treatment. प्राइमरी वो क्या होते हैं, वो मेडिसिनल केसेस होते हैं और क्वाइट एमेनेबल होते हैं होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बट इफ़ द डिसीज़, मतलब जब तक वो प्राइमरी हैं तब तक तो वो एमेनेबल है, या मतलब होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। पर अगर डिसीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, परफोरेशन हो गया, अपेंडिस रप्चर हो गई, होम्योपैथिक हैज़ नथिंग टू डू, तो होम्योपैथी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी एंड पेशेंट शुड बी इन इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सर्जिकल हेल्प। तो वहाँ पर ऐसे केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए सर्जिकल हेल्प के लिए। सिमिलरली सर्जिकल एड इज़ टू बी टेकन इन केस ऑफ 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। अब किसी में यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है अर्ली स्टेजेस में, तो हम क्योर करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से जो भी इंडिकेट हो रही है। पर अगर 3rd डिग्री का हो गया तो वहाँ पर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। इन केसेस लेकिंग इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स, अब ऐसे केसेस में जहाँ पर इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स नहीं है। इंडिविजुअलाइजेशन इज अ बेसिक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, हैंस होम्योपैथी हैज़ लिटिल स्कोप इन केसेस वेयर द इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स आर ईदर लेकिंग, एब्सेंट और डिफिकल्ट टू ascertain. In such cases the knowledge of therapeutics may be of help to some extent but complete cure can't be assured by the homeopathic treatment. तो अब ऐसे केसेस जहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन, हम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन। पर होम्योपैथी का स्कोप वहाँ जाकर कम हो जाता है, वहाँ लैग करता है जहाँ इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स ही कम है या फिर एब्सेंट हैं या फिर डिफ़िकल्ट हैं कि हम उन्हें ढूंढ पाएँ। तो ऐसे केसेस में जो थेरेपेटिक्स नॉलेज है उससे हम कुछ हद तक तो क्योर कर सकते हैं पर कंप्लीट क्योर नहीं ला सकते। आगे देखते हैं, इन केसेस विद प्रोलॉन्ग ड्रग हैबिट, ऐसे केसेस जहाँ पर बहुत लंबे समय से ड्रग लिया है या कोई ऐसा मेडिसिनल ड्रग लिया या कैसा भी ड्रग ले रहे हैं आप। होम्योपैथी हैज़ लिमिटेड स्कोप इन पेशेंट विद प्रोलॉन्ग ड्रग हैबिट, वहाँ पर होम्योपैथी का जो स्कोप है वो लिमिट कर जाता है। पेशेंट यूजिंग हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, अब डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है बहुत टाइम से, या फिर हाइपर सेंसिटिव ड्रग फॉर हाइपरटेंशन के लिए हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है। एंटीस्पेज्मेटिक ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस में एंटीस्पेज्मेटिक ड्रग ले रहा है, या फिर स्लीपिंग टैबलेट ले रहा है इंसोम्निया के लिए। ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूड यूज़ ऑफ दीज ड्रग, इतने लंबे समय से वो ड्रग्स ले रहा है, द पेशेंट बिकम सो मच हैबिचुएटेड, तो पेशेंट इतना ज़्यादा उसको आदत लग चुकी है दैट देयर विड्रॉल ड्यूरिंग द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बिकम वेरी डिफिकल्ट, कि उनका विड्रॉल करना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के
मतलब साथ साथ उनका विड्रॉल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द सेकेंडरी काउंटर एक्शन रिजल्ट इन सो मच एग्रावेशन, क्योंकि जो सेकेंडरी काउंटर एक्शन है उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होगा, दैट द पेशेंट मे नॉट टॉलरेट इट, कि पेशेंट उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ऑल दो ड्रग में भी ग्रेजुअली विड्रॉन इन मैनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ड्रग विड्रॉ करा दिया जाता है धीरे धीरे करके। जैसे पहले आप 250 mg की टैबलेट ले रहे थे तो अब 200 की ले लो, फिर 100 की ले लो, फिर 75 की ले लो, फिर 50 पे आ जाओ, ऐसे करके। इट मे बी इम्पॉसिबल इन सम केसेस टू विड्रॉ दी ड्रग कम्प्लीटली, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कम्प्लीटली इन ड्रग को विड्रॉ कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो प्रोलॉन्ग ड्रग हैबिट है तो वहाँ दिक्कत आएगी। फिर है केस लेकिंग इन एनी वाइटल ऑर्गन। अब ऐसा केस है जिसमें कोई वाइटल ऑर्गन ही हटा दिया, इन केस वेयर द पेशेंट इज लैकिंग इन एनी वाइटल ऑर्गन। एग्जाम्पल, अ पेशेंट हुज स्प्लीन हैज़ ऑलरेडी बीन रिमूव सर्जिकली, अगर एक पेशेंट है जिसकी स्प्लीन हटा दी तो होम्योपैथी वहाँ पर लिमिटेडली काम कर पाएगी। सच पेशेंट मे बी पैलिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट कंप्लीट क्योर इज इम्पॉसिबल। ऐसे पेशेंट को हम टाइम टू टाइम पैलिएट करते रहेंगे कि उसको एग्रावेशन हो ना हो, उसको दिक्कत ना हो, लेकिन कंप्लीट क्योर करना बहुत ही मुश्किल है। फिर है इडियोसिंक्रेटिक केसेस। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। जो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स हैं उनको बहुत मुश्किल है क्योर करना। दे आर सो सेंसिटिव टू पोटेंटाइज मेडिसिन दैट दे प्रूव एनी मेडिसिन गिवन इन एनी पोटेंसी। वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि पोटेंटाइज मेडिसिन के लिए कि जो भी हम उन्हें किसी भी पोटेंसी में अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं, स्पेशली हाई पोटेंसी में, तो वो हर मेडिसिन को प्रूव कर देते हैं। दीज केसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, और ये केसेस बहुत मुश्किल होते हैं क्योर करने के लिए। फिर 12th पॉइंट है ड्रग एप्लीकेशन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस। अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रग एप्लीकेशन कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट। एज अ साइंस होम्योपैथी प्रोफेसेस डिपेंडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल लॉ, सो इट्स एप्लीकेशन वेयर ड्रग एप्लीकेशन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस इज टू बी सॉर्टेड लिमिटेड। कि होम्योपैथी क्या है, एज अ साइंस प्रोफेसेस करती है, डिपेंड करती है और सपोर्ट सीख करती है। कहाँ से, नेचर से और नेचुरल लॉ से। मतलब साइंस है तो क्या है, कुछ लॉज तो होंगे, तो नेचर और नेचुरल लॉ पे काम करती है। तो इसका एप्लीकेशन जहाँ पर ड्रग एप्लीकेशन कर रहे हैं हम नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट, तो वहाँ पर अब नेचर के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तो कम एक्शन दिखेगा ना, तो लिमिटेड हो जाता है। हैंस होम्योपैथी एज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ लिटिल टू ऑफर टू द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ड्रग इंड्यूस्ड अबॉर्शन, एनेस्थीसिया। तो जब हम नेचर के अगेंस्ट जाकर जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जो होम्योपैथी है उसे ऑफर करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन के केस में, ड्रग इंड्यूस्ड अबॉर्शन के केस में, एनेस्थीसिया के केस में। फिर 13th है नो डिपेंडेबल प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन। अगर प्री ऑपरेटिव मेडिसिन और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन देनी है तो वहाँ पर हम इतना नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ हो गई जैसे हमने पढ़ा था कि सर्जिकल केसेस में वहाँ कोई वाइटल फोर्स में कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कोई सिम्टम्स थोड़ी है, वो तो सडन हुआ है ना। नो डिपेंडेबल प्रिवेंटिव मेडिसिन, कोई भी डिपेंडेबल प्रिवेंटिव मेडिसिन भी नहीं है। इन कंट्रोलिंग कॉन्टेजियस एपिडेमिक डिसीज जीनट एपिडेमिकस कैन ओनली बी सॉर्ट आउट व्हेन द एपिडेमिक हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन आउट। मोरओवर इट इज़ नॉट श्योर एंड सर्टेन इन प्रिवेंटिंग द डिसीज। मतलब हमारे पास 100% श्योरिटी के साथ कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है, हालांकि हम जीनस एपिडेमिकस देते हैं जब एपिडेमिक ब्रेकआउट हो जाता है तब। लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। Difficulty in memorizing all the symptoms of medicines of homeopathic materia medica. The pathogenesis of medicine as given in our materia medica are very exhaustive. It is very difficult for a doctor to remember all those symptoms. मतलब मटेरिया मेडिका में इतने सारे ड्रग्स हैं और उनमें इतने सारे सिम्टम्स हैं। जो पैथोजेनेसिस दी गई है मटेरिया मेडिका में मेडिसिन की, वो थोड़ी एग्जॉस्टिव है, तो इतने सारे एक डॉक्टर के लिए इतने सारे सिम्टम्स याद करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ साइंटिफिक एग्जैक्टिट्यूड रिगार्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ अवर मटेरिया मेडिका। द एक्सप्रेशन इन अवर मटेरिया मेडिका लेक साइंटिफिक एग्जैक्टिट्यूड सिंस लॉट्स ऑफ प्रूवर वर नॉन मेडिकल मैन। द मेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेमेंस एक्सप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। तो फिर क्या है, जो साइंटिफिक एग्जैक्टिट्यूड मतलब जो मटेरिया मेडिका का एक्सप्रेशन है उसके रिगार्डिंग जो साइंटिफिक एग्जैक्टिट्यूड की जो लैक हो रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रूवर्स ऐसे थे जो मेडिकल के फील्ड से ही नहीं थे, जो किसी और फील्ड से थे, पर उनका इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने बनाया, जैसे लेमन्स का इंटरप्रिटेशन, तो वो ईजी नहीं है, वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग पावर कंट्रोल ओवर सेंसेशन एज अ एक्सप्रेस ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। इन होम्योपैथिक प्रूविंग, होम्योपैथिc practitioner have attempted to characterize about 30 modifications of the sensation of pain by such epithets as aching, boring, tearing, tingling, gnawing, incisive, jerking, pressive, piercing, crawling, contracting, etc. But in many cases it is extremely difficult or even impossible to represent our sensation by words or to exercise a proper control over imagination doing so. मतलब क्या है, बहुत सारे सेंसेशन ऐसे हैं जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे एक्सप्रेस किए गए
और उनमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए, पर जब हम उन्हें एक्सरसाइज करते हैं, जब हम उन्हें लिखते हैं या फिर हम नोट करते हैं सिम्टम्स पेशेंट से पूछ के, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा टर्म यूज़ करें, क्या वर्ड्स वाइज सेंसेशन को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करें। मतलब जैसे पेन के ही 30 मॉडिफिकेशंस दिए हैं, पेन के ही एकिंग, बोरिंग, टेयरिंग, टिंगलिंग, नॉइंग। तो अब हमें समझ नहीं आता कि कैसा पेन है, पियर्सिंग है, नॉइंग है, क्रॉलिंग है, टिंगलिंग है या स्टिकिंग है, ये सारा। ठीक है, फिर है अ वेरी few female prover with deficient knowledge of anatomy and physiology of sexual organ leading to incompetent observation। बहुत कम ऐसी फीमेल प्रूवर्स हैं जिनकी नॉलेज है एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को लेकर, वो डेफिशिएंट है सेक्सुअल ऑर्गन को, और लीडिंग टू इनकम्पिटेंट ऑब्जर्वेशन, और वो इनकम्पिटेंट ऑब्जर्वेशन को लीड करती हैं। मतलब फीमेल डिसीजेज कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ आवर केसेस। मतलब ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि फीमेल्स आ रही हैं, फीमेल डिसीजेज देखने को मिलती हैं। बट इवन अवर बेस्ट ड्रग प्रूव ड्रग फर्निश फ्यू सिम्टम्स रेफरेबल टू द ऑर्गन ऑफ वुमेन। लेकिन जो हम ड्रग प्रूव पढ़ रहे हैं उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वुमेन के ऑर्गन्स के लिए होते हैं, बिकॉज कंपेरेटिवली फ्यू वीमेन हैव बीन प्रूवर्स ऑफ ड्रग, क्योंकि बहुत कम फीमेल प्रूवर्स थी ड्रग की, और उनको बहुत कम नॉलेज थी किसकी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन की, जिससे क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन की गई वो इनकम्पिटेंट थी, मतलब कम रह गई वो वहाँ। तो फिर आगे क्या बताया है, हाँ, and the symptoms we have lacking in precision because of our women provers as a rule have been deficient in knowledge of the structure and physiology of organ distinctive of their sex and have therefore been to some extent incompetent observer. Moreover, the language is generally so vague that we are at loss to determine what part of apparatus has been the seat of sensation described. Even the description of objective symptoms are most unsatisfactory and इंडेफिनेट। मतलब हुआ क्या, हमें देखा कि बहुत कम ड्रग प्रूवर्स थी फीमेल, और जो सिम्टम्स हमें हमने एंड द सिम्टम्स जो हमें लेक करते हैं, मतलब हम प्रिसाइज नहीं कर पाते कि वीमेन जो प्रूवर्स हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी स्ट्रक्चर की, ऑर्गन की, फिजियोलॉजी की, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएँ कि ये किस पार्ट से बिलोंग करता है, किस उससे है। तो इससे हमें आधा सिम्टम मिला, मतलब आधी नॉलेज पता चली, हमें सीट ऑफ सेंसेशन नहीं पता चला, कौन सा पार्ट यूज़ है ये नहीं पता चला। तो इससे क्या हुआ, हमें अनसेटिस्फैक्ट्री और इनडेफिनेट ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स देखने को मिले। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के बाद अब 16th पॉइंट है हमारा, द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन आउट ऑफ मैनी अपेरेंटली सिमिलर वंस। अब हमने सबसे पहले क्या देखा कि होम्योपैथी की क्या लिमिटेशंस है, फिर मटेरिया मेडिका की क्या लिमिटेशंस है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा मतलब उसमें हमने बहुत सारे लिमिटेशंस देखे होम्योपैथी में, उसमें एक लिमिटेशन ये भी है। 14 पॉइंट तो हमने देखे थे कि क्या क्या लिमिटेशन है, 15 में हमने देखा कि मटेरिया मेडिका की लिमिटेशन है। अब 16 पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जो हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारी सिमिलर मेडिसिन होती हैं जो कि मतलब जिनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत कम अंतर होता है, जिसे एडवोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जब सेलेक्ट करते हैं मोस्ट सिमिलर मेडिसिन तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन आउट ऑफ मैनी अपेरेंटली सिमिलर वन, मतलब जो लगभग सिमिलर हैं उनसे इज़ नर्व रैकिंग, वो बहुत मुश्किल है, स्पेशली व्हेन द ग्रेड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेम सिम्टम्स और इटियोलॉजी कीप चेंजिंग। जबकि जब एक ही सिम्टम्स की ग्रेड और उसकी इटियोलॉजी बदलती रहे अलग अलग सिचुएशन में। दीज डिफ़िकल्टी लेड मैनी डॉक्टर टू एडवोकेट, और इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करने लगे, पॉलीफार्मेसी करने लगे। द ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैज़ मेड द होम्योपैथिक केस टेकिंग अ वेरी डिटेल्ड एंड पेशेंट टेस्टिंग अफेयर। अब जो ट्रीटमेंट है, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे बेसिस है, पहले टोटलिटी करो फिर सिमिलम निकालो, तो इससे जो क्या हुआ, होम्योपैथिक केस टेकिंग करनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही डिटेल्ड और पेशेंस टेस्टिंग अफेयर है, मतलब उसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। Symptoms orientation has afforded ground of justification for too many states and bias of prescription in homeopathy, and it has given us a free hand to do anything and get away with it without being subjected to the iron discipline of scientific processes. अब जो symptoms oriented has afforded ground of justification for too many states, मतलब एक symptoms के बहुत सारे states थे, and bias of prescription in होम्योपैथी में प्रिस्क्रिप्शन बायस होने की वजह से it has given us a free hand to do anything, हमारे पास ये हो गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। get away with it without being subjected to iron disciplines of, मतलब साइंटिफिक जो प्रोसेस हैं उनके जो डिसिप्लिन्स हैं उनको बिना देखे हम उनको बिना यूज़ करें हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्री हैंडेड हो गए हम, तो जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई।
आती हैं। द सिम्टोमेटिक वायस रेंडर्ड होम्योपैथी इनटू वास्ट ओशियन विद नो बैंक और वेरियस एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट देयर इज नो बुक ऑन मटेरिया मेडिका एंड प्रॉपर्टी विच वी क्लेम टू बी द कंप्लीट एंड कंटेन एवरीथिंग। सिम्टोमेटिक वायस होने की वजह से होम्योपैथी एक बहुत बड़ा समंदर बन गया जिसमें कोई भी बैंक, कोई भी किनारा नहीं है, ना ही कोई बैरियर है। तो हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हमारे पास कभी भी एक ऐसी बुक नहीं बन के आई जिससे मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में के बारे में पूरी जानकारी हो। 20th पॉइंट क्या है? हैनीमैन यूज द वर्ड मियाज्म वेरी एक्सटेंसिवली एंड वाइडली। एग्जाम्पल हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म, हाफ एक्यूट मियाज्म इन हिज ऐसे एंड अपील टू द थिंकिंग फिलेंथ्रोपिस्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कोलेरा। और हैनीमैन सर ने जो मियाज्म का जो वर्ड का यूज़ किया वो बहुत एक्सटेंसिवली और वाइडली किया, जैसे हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म, हाफ एक्यूट मियाज्म, सीडो मतलब सीडोसोरा या फिर ऐसे जो मियाज्म है वो क्रोनिक मियाज्म। तो इससे क्या हुआ, इससे भी दिक्कत आई। ही टॉक्ड ऑफ अ माइन्यूट इनविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड टर्म, उन्होंने एक माइन्यूट इनविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की और उसे मिजाज नाम दे दिया। दिस हैज़ क्रिएटेड अ परमानेंट टॉपिक फॉर एंडलेस एंड फ्रूटलेस डिबेट। और इस पर एंडलेस और फ्रूटलेस डिबेट होने लगी कि वेदर हैनीमैन्स मियाज्म आर बैक्टीरिया और नॉट, कि हैनीमैन का मियाज्म बैक्टीरिया है या नहीं है। The clear guidelines regarding the stage or condition when miasmatic medicine are to be restored to have not always been supplied, and hence each physician is to left his own mind and method of trial and error, which takes a pretty long time for the physician to reach maturity in this regard. अब क्या है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी गई कि जो स्टेज है या कंडीशन है जो भी डिसीज़ की, उनमें कौन सी कैसे कब मियाज्मेटिक मेडिसिन को रिसोर्ट करना है, कब सप्लाई करना है और उन्हें कैसे करना है। मतलब हर एक स्टेज के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी वो नहीं दी गई। इसीलिए हर एक फिजिशियन ने अपना अपना माइंड यूज़ किया, ट्रायल किया, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ किया, और उन्हें बहुत वक्त लगता है जिससे मेचोरिटी तक पहुंचने में इस रिगार्ड में। तो ये भी एक लिमिटेशन है। द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल होम्योपैथ्स रिलीजियस, spiritual and metaphysical bents of mind to bring in all unrelated theories about soul, spirit and such other things not related to science of therapeutics। जो थ्योरी है वाइटल फोर्स की, उसने सबको अपॉर्चुनिटी दी, सारे होम्योपैथ्स को रिलीजियसली, स्पिरिचुअली और मेटाफिजिकल बेंट्स ऑफ माइंड टू ब्रिंग जितनी भी अनरिलेटेड थ्योरी थी, सोल, स्पिरिट और ऐसी, उन सबको नॉट रिलेटेड टू द साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स, उनको नहीं रिलेट किया गया साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स से। वाइटल फोर्स एक चैप्टर बन गया जिसमें हर एक ईच एंड एवरी होम्योपैथ कुड राइट एंड स्पीक, जिसमें हर एक होम्योपैथ बोल सकता है, लिख सकता है, ब्रिंगिंग हिज अपने खुद के इंटरप्रिटेशन, खुद की मिथ्स, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफिकल कंसेप्शन। मतलब कुछ भी ओवर स्ट्रेच कर दिया गया। जो हैनीमैन के कंसेप्शन थे उनको बढ़ा चढ़ा के बल्क में लिटरेचर में, मतलब जो जिसके मन में आया वो उसके साथ छेड़खानी करी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। 23rd, to establish the theory of vital force among mechanical materialistic of the world of medicine is a hard task and they find it an easy target for attacking homeopathy। जो थ्योरी है वाइटल फोर्स की अमंग मैकेनिकल मटेरियलिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, वो क्या है, वो हार्ड टास्क है। दे फाइंड इट एन ईजी टारगेट फॉर अटैकिंग होम्योपैथी, उन्हें ये ईजी टारगेट लगा होम्योपैथी को अटैक करने के लिए। टू अनएजुकेटेड लिटरेट्स एंड थिंकिंग पर्सन दिस थ्योरी इज़ अ प्रूफ ऑफ होम्योपैथी बीइंग अनसाइंटिफिक एंड ऑकल्ट इन कैरेक्टर। मतलब जो वाइटल फोर्स की जो थ्योरी थी अमंग्स मैकेनिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो क्या था, वो डायनेमिक पे काम कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड में क्या है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक है। तो ये एक लिमिटेशंस आई कि जो अनएजुकेटेड लिटरेट्स थे उन्हें एक वो मिल गया, प्रूफ मिल गया होम्योपैथी के अगेंस्ट जाने का। द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली द स्किल ऑफ द फिजिशियन बट ऑल्सो ऑन द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। जो ट्रीटमेंट की एफिकेसी है वो सिर्फ फिजिशियन के स्किल पे नहीं डिपेंड करती, वो मेडिसिन की क्वांटिटी पे भी, क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है कि हमने कौन सी पोटेंसी दी है या फिर कौन सा मोड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ हुआ है मेडिसिन के लिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन वी हैव टू डिपेंड ऑन द apothecaries. The discovery of spectrum analysis revealed the presence of drug as far as 12 सेंटीमीटर potency। मतलब डिस्कवरी की गई, स्पेक्ट्रम एनालिसिस की गई और ड्रग को 12 सेंटीसिमल पोटेंसी तक डिस्कवर किया गया। देयर इज़ नो पैरामीटर टिल नाउ बाई विच द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, इट्स जेन्युइननेस, इट्स पोटेंसी कैन बी टेस्टेड। अब अभी तक ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बना जिससे हम ड्रग का स्टैंडर्ड चेक कर सकें, उसकी जेन्युइननेस चेक कर सकें, उसकी पोटेंसी चेक करें। तो हम क्या करते हैं, हम जो फार्मासिस्ट हैं उन पर ही भरोसा करते हैं और बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि स्पॉइल हो जाए हमारा केस। तो ये भी एक लिमिटेशन था। अब देखते हैं स्कोप ऑफ होम्योपैथी।
इट इज़ द साइंस ऑफ वाइटल डायनेमिक्स। ये क्या है? वाइटल डायनेमिक्स की साइंस है। इट इज़ द फील्ड इन द डिस्टॉर्टेड फील्ड ऑफ वाइटल फिनोमेना एंड फंक्शनल चेंजेस इन द इंडिविजुअल पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ डिसीज और ऑफ इट्स कोज। ये एक ऐसा फील्ड है, डिसऑर्डर्ड फील्ड है। वाइटल फिनोमेना, फंक्शनल चेंजेस इंडिविजुअल में हो रहे हैं और जो डिसीज़ और उसके कॉज है उनमें मतलब पूरे में उलझा हुआ है। ठीक है। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ द रिस्टोरेशन और ऑफ ऑर्डर और हारमोनी इन वाइटल फंक्शनिंग इन द इंडिविजुअल पेशेंट। इंडिविजुअल पेशेंट में हारमोनी लाना, उसका जो भी ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है उसे रिस्टोर करना, यही काम है होम्योपैथी का। इट डील्स डायरेक्टली ओनली विद द डिसीज इटसेल्फ। ये डिसीज़ के साथ ही काम करती है। द मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस मैनिफेस्ट बाई परसेप्टिबल सिम्टम्स विच में रिमेन एंड कंटिन्यू आफ्टर द कॉज हैज़ बीन रिमूव्ड एंड कंडीशन चेंज। मतलब जब हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस है, जिसने सिम्टम्स मैनिफेस्ट किए हैं, जिसके जो सिम्टम्स साइन और सिम्टम्स हैं दिख रहे हैं, वो बने रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं जब हम कॉज को रिमूव कर देते हैं और कंडीशन बदल जाती है उसके बाद भी। वाइल ग्रॉस पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस, ऑर्गेनिक लीजन्स, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टॉर्शन एंड द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल कॉज आर नॉट प्राइमरीली विद इन द डोमेन ऑफ सिमिलिया एंड आर देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। द मॉर्बिड प्रोसेस विच दे अराइज और विच दे लीड आर एमेनेबल टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो मतलब क्या है, जो ग्रॉस पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गेनिक लीजन्स बन रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिस्प्रोपोर्शंस हो रहे हैं, या फिर जो मैकेनिकल कॉजेज़ हैं उनके जो फिजिकल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, वो डोमेन ऑफ सिमिलिया के उसमें नहीं आते। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो होम्योपैथी का मेन नॉट देयर फॉर द तो जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं होता। तो जो मॉर्बिड प्रोसेस हैं जो उससे अराइज हो रही हैं, हम उनमें और टू विच दे लीड, और जिसे वो लीड कर रही हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काम कराते हैं। अब एक बार समरी देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी की। इन मोस्ट अर्जेंट केसेस में देते हैं वेयर डेंजर टू लाइफ, इमिनेंट डेथ, अलाउ नो टाइम, जहाँ पर टाइम नहीं है एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी के लिए। सडन एक्सीडेंटल केसेस में देते हैं ऑल केसेस विद रिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेस, जहाँ पर इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पर एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज परसिस्ट हो। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ में देते हैं जहाँ पर वाइटलिटी कम हो। अब सर्जिकल केसेस को से भी हो, मेडिको सर्जिकल, ऑब्स्टेक्टो सर्जिकल या गायनेको सर्जिकल, जहाँ पर इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स की कमी हो, जहाँ पर प्रोलॉन्ग ड्रग हैबिट हो पेशेंट को, या फिर वाइटल ऑर्गन्स ही ना हो, जैसे कि स्प्लीन नहीं था। इडियोसिंक्रेटिक केसेस में ड्रग एप्लीकेशन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट काम करना है हमें। नो डिपेंडेबल प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन, कोई भी ऐसी प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन नहीं है जिस पर डिपेंड हुआ जा सके। फिर लिमिटेशंस क्या थी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की, कि मेमोराइज नहीं कर सकते सभी सिम्टम्स सभी मेडिसिन के। लैक ऑफ साइंटिफिक एग्जैक्टिट्यूड रिगार्डिंग द डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ मटेरिया मेडिका, एकदम साइंटिफिक एग्जैक्टिट्यूड नहीं था कहीं पर भी। डिफ़िकल्टी इन एक्सरसाइजिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर सेंसेशन, जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो सेंसेशन एक्सप्रेस हुए थे उन पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पाए। बहुत कम फीमेल प्रूवर थी जिनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन की जानकारी थी, तो जिससे क्या हुआ, इनकम्पिटेंट ऑब्जर्वेशंस मिली। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सिमिलर मेडिसिन आउट ऑफ अपेरेंटली सिमिलर वन इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब जो काफ़ी सिमिलर हैं, अपेरेंटली रियली नहीं पर अपेरेंटली तो सिमिलर हैं, देखने में तो सेम लग रही हैं, उनमें से एक मोस्ट सिमिलर सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मेक होम्योपैथिक केस अ डिटेल एंड पेशेंस टेस्टिंग अफेयर। अब हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किस पर देते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। तो उससे क्या होता है, जो होम्योपैथिक केस टेकिंग होती है वो करनी पड़ती है। तो होम्योपैथिक केस टेकिंग क्या एक डिटेल प्रोसेस है और जिसमें पेशेंस लगता है बहुत ज़्यादा, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।